पिछले कुछ महीनों में वैश्विक व्यापार की दुनिया में आप देखिए काफी हलचल रही है। हाँ बिल्कुल। खासकर अमेरिकी टैरिफ नीति को लेकर नियम काफी तेजी से बदले हैं और इसका असर दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है। आज हम इसी जटिल लेकिन महत्वपूर्ण विषय की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जिसने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया है बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ा है, चाहे उन्हें इसका एहसास हो या ना हो। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये व्यापार बाधाएं जिनके बारे में हम सुनते हैं असल में होती क्या हैं और हाल ही में अमेरिका ने जो इतने सारे टैरिफ लगाए हैं उनका क्या मतलब है। देखिए, सरल शब्दों में कहें तो व्यापार बाधाएं वे सरकारी नीतियां या नियम होते हैं जिनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी न किसी तरह से नियंत्रित करना या सीमित करना होता है। ये कई तरह की हो सकती हैं। हमारी आज की बातचीत दो मुख्य स्रोतों पर आधारित होगी। एक है एकेडमिक शोध जिसमें IGRAR.org पर प्रकाशित एक पेपर शामिल है जो व्यापार बाधाओं के सैद्धांतिक पहलुओं पर रोशनी डालता है। अच्छा। और दूसरा है हाल की घटनाओं का एक विस्तृत विवरण, खासकर विकिपीडिया का लेख जो दूसरे ट्रंप प्रशासन के दौरान लागू किए गए टैरिफ पर केंद्रित है। हाँ, इन दोनों स्रोतों का मेल हमें एक अच्छी तस्वीर देगा। एक तरफ सिद्धांत और दूसरी तरफ उसका व्यवहारिक रूप कि असल दुनिया में क्या हुआ। हमारा मकसद आज इस बातचीत के जरिए ये समझना है कि सरकारें व्यापार बाधाएं क्यों लगाती हैं, इनके पीछे तर्क क्या होते हैं, इनके संभावित आर्थिक परिणाम क्या हो सकते हैं और खासकर हाल की अमेरिकी कार्रवाइयों की क्या खास बातें हैं और उनका अब तक क्या प्रभाव दिखा है। तो आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से, व्यापार बाधाएं क्या हैं। जैसा कि IGRAR स्रोत बताता है, ये कई रूप ले सकती हैं। सबसे आम है टैरिफ। हाँ, टैरिफ यानी आयातित सामान पर लगाया जाने वाला टैक्स। बिल्कुल। इसके अलावा कोटा भी होता है, मतलब किसी वस्तु की कितनी मात्रा आयात की जा सकती है उस पर एक सीमा लगा देना। अच्छा। फिर है सब्सिडीज, जो सरकारें अपने घरेलू उत्पादकों को देती हैं ताकि वे सस्ते में सामान बेच सकें और विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें। राइट। और कुछ मामलों में तो सीधे सीधे आयात पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है। इन बाधाओं को लगाने के पीछे सरकारें कई कारण बताती हैं। IGRAR स्रोत के मुताबिक मुख्य उद्देश्य अक्सर घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना होता है। हाँ, ताकि देश में नौकरियां बची रहें। हाँ, और साथ ही व्यापार घाटे को कम करने का तर्क भी दिया जाता है, यानी जब कोई देश आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम। हाँ, लेकिन यहीं पर एक बुनियादी टकराव सामने आता है जिसे हम संरक्षणवाद मतलब प्रोटेक्शनिज्म हाँ, बनाम मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड का सिद्धांत कह सकते हैं। संरक्षणवाद कहता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था को बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाना जरूरी है, जबकि मुक्त व्यापार का सिद्धांत कहता है कि बिना किसी बाधा के व्यापार होने से सभी को फायदा होता है, अर्थव्यवस्था ज्यादा कुशल बनती है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, कि इन बाधाओं को लगाने का घोषित इरादा और उनका वास्तविक आर्थिक प्रभाव अक्सर काफी अलग हो सकता है। बिल्कुल। कई बार जो लक्ष्य बताए जाते हैं वे असल में होने वाले जटिल और कभी-कभी अनपेक्षित आर्थिक परिणामों पर पर्दा डाल देते हैं। सही कहा। घोषित लक्ष्य शायद नेक लगे, जैसे नौकरियां बचाना, लेकिन असलियत में ये नीतियां अर्थव्यवस्था के दूसरे हिस्सों पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं, जिसके बारे में शायद पहले सोचा भी ना गया हो। चलिए इन आर्थिक प्रभावों को थोड़ा और समझते हैं। IGRAR स्रोत एक सीधा सा उदाहरण देता है। मान लीजिए सरकार विदेश से आने वाली कारों पर 20% टैरिफ लगा देती है। इसका सबसे पहला और सीधा असर क्या होगा? जाहिर है, उन आयातित कारों की कीमत उपभोक्ता के लिए तुरंत लगभग 20% बढ़ जाएगी। अच्छा। यानी अगर कोई कार पहले 10 लाख की थी तो अब वो 12 लाख की मिलेगी। इससे लोगों की खरीदने की शक्ति कम होती है। उन्हें वही चीज खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं या फिर वे उससे खरीद ही नहीं पाते। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब विदेशी कारें महंगी हो जाती हैं तो घरेलू कार बनाने वाली कंपनियों पर सस्ता बेचने का दबाव कम हो जाता है। सही बात है। उन्हें पता है कि विदेशी प्रतिस्पर्धा अब उतनी कड़ी नहीं रही, तो क्या होता है? संभव है कि वे भी अपनी कारों की कीमतें बढ़ा दें। अच्छा। क्योंकि अब उन्हें डर नहीं है कि ग्राहक सस्ती विदेशी कार खरीद लेगा, तो अंत में टैरिफ का बोझ काफी हद तक घरेलू उपभोक्ता पर ही आ जाता है, चाहे कार देसी हो या विदेशी। अगर हम इसके व्यापक असर को देखें तो IGRAR स्रोत विकासशील देशों पर पड़ने वाले प्रभावों का भी जिक्र करता है। जैसे जब विकसित देश अपने किसानों को भारी सब्सिडी देते हैं
तो वे अपना अनाज दुनिया के बाजार में बहुत सस्ते में बेच पाते हैं। बिल्कुल। इसका नतीजा ये होता है कि विकासशील देशों के किसान, जिनके पास ऐसी सरकारी मदद नहीं होती, वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। अच्छा। उनकी फसल बिकती नहीं या बहुत कम दाम पर बिकती है। इससे न सिर्फ उन किसानों को नुकसान होता है, बल्कि उन देशों की अर्थव्यवस्था का विविधीकरण, मतलब डाइवर्सिफिकेशन, हाँ। वो भी रुक जाता है। वे कृषि से आगे बढ़कर दूसरे उद्योगों में नहीं जा पाते और गरीबी बढ़ सकती है। और एक और महत्वपूर्ण पहलू है नवाचार यानी इनोवेशन का। IJRAR का तर्क है कि जब व्यापार बाधाओं के कारण विदेशी प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है, हाँ, तो घरेलू कंपनियों पर नई तकनीकें अपनाने, अपनी गुणवत्ता सुधारने और लागत कम करने का दबाव भी कम हो जाता है। निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा अक्सर कंपनियों को ज्यादा कुशल, ज्यादा इनोवेटिव बनने के लिए प्रेरित करती है। अगर प्रतिस्पर्धा ही कम कर दी जाए, लंबे समय में तकनीकी प्रगति धीमी पड़ सकती है। संरक्षणवाद भली थोड़े समय के लिए कुछ उद्योगों को राहत दे, लेकिन ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह के ठहराव का कारण बन सकता है। सही। उपभोक्ताओं के लिए विकल्प कम हो जाते हैं और अक्सर गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। ये तो हुई सैद्धांतिक बात। अब आते हैं हाल की घटनाओं पर, खासकर दूसरे ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिकी टैरिफ नीति में जो बड़े बदलाव हुए। हाँ, विकिपीडिया स्रोत हमें बताता है कि जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच अमेरिका की औसत टैरिफ दर में एक नाटकीय उछाल आया। नाटकीय तो बहुत छोटा शब्द है। हाँ, ये दर जो ऐतिहासिक रूप से काफी कम, लगभग 2.5% थी, वो बढ़कर लगभग 27% तक पहुंच गई। ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। 27% की औसत टैरिफ दर, ये एक सदी से भी ज्यादा समय में अमेरिका का उच्चतम स्तर था। बाप रे। हमें 1930 के स्मूथ-हॉली टैरिफ एक्ट तक वापस जाना होगा ऐसा स्तर देखने के लिए। और स्मूथ-हॉली टैरिफ को अक्सर महामंदी, मतलब ग्रेट डिप्रेशन को और गहरा करने का जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि बाद में कुछ समझौतों और बदलावों के चलते अगस्त 2025 तक ये दर घटकर करीब 18.6% पर आ गई, जो अब भी ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा है। इन टैरिफ को लागू करने के लिए प्रशासन ने कई अलग-अलग कानूनी रास्तों का इस्तेमाल किया। ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट का सेक्शन 232 एक प्रमुख हथियार था। हाँ, इसका इस्तेमाल स्टील, एल्यूमिनियम, तांबा और यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों पर टैरिफ लगाने के लिए किया गया, और इसका आधार राष्ट्रीय सुरक्षा को बताया गया। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क यहाँ महत्वपूर्ण है। पारंपरिक रूप से व्यापार नीति वाणिज्य विभाग या व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय के दायरे में आती है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर कार्यकारी शाखा को ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं। और यहाँ मामला और पेचीदा हो जाता है। प्रशासन ने 2 और कानूनों का इस्तेमाल किया जिनका व्यापार से सीधा संबंध नहीं था। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट IEPA, हाँ, और नेशनल इमरजेंसीज एक्ट NEA। ये वाकई एक अभूतपूर्व कदम था। IEPA का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से दुश्मन देशों या संगठनों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए होता आया है, जैसे उनकी संपत्ति फ्रीज करना या उनके साथ व्यापार रोकना। अच्छा। लेकिन यहाँ प्रशासन ने फेंटानिल जैसे ड्रग्स की तस्करी या देश के व्यापार घाटे जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया, और इस आधार पर दुनिया भर से आने वाले सामान पर व्यापक टैरिफ लगा दिए। क्या? हाँ, ये IEPA का एक बिल्कुल नया और विवादास्पद इस्तेमाल था। विवादास्पद क्यों? क्या कानूनी तौर पर ऐसा किया जा सकता था? यहीं असली कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कई व्यापारिक समूहों और कंपनियों ने इन टैरिफ को अदालतों में चुनौती दी। अच्छा। कई संघीय अदालतों ने, जैसे कि VOS सिलेक्शंस बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, मामले में निचली अदालतों ने ये माना भी कि प्रशासन ने IEPA का गलत इस्तेमाल किया है। तो माना? हाँ, क्योंकि घोषित आपातकाल जैसे फेंटानिल और लगाए गए व्यापार उपायों यानी सभी देशों से आयात पर टैरिफ के बीच कोई सीधा और तर्कसंगत संबंध नहीं था। तो क्या ये टैरिफ रद्द हो गया फिर? नहीं, क्योंकि सरकार ने इन फैसलों के खिलाफ अपील की, और जब तक अपील प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक टैरिफ लागू रहे। अरे! इसने एक बड़ी कानूनी अनिश्चितता पैदा कर दी। साथ ही ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कार्यकारिणी शाखा अपनी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किस हद तक कर सकती है, खासकर स्थापित व्यापार कानूनों को दरकिनार करने के लिए। प्रशासन इन सब कदमों के पीछे क्या तर्क दे रहा था? उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? प्रशासन के कई तर्क थे। एक, कि ये टैरिफ अमेरिका में विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग
को वापस लाएंगे और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देंगे। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना, जैसा कि स्टील और एल्यूमिनियम के मामले में कहा गया। राइट। तीसरा, एक दिलचस्प तर्क ये भी दिया गया कि ये टैरिफ आयकर इनकम टैक्स का एक विकल्प बन सकते हैं। इनकम टैक्स का विकल्प कैसे? मतलब सरकार को टैरिफ से इतना राजस्व मिलेगा कि आयकर कम किया जा सके। और चौथा, व्यापार घाटे को स्वाभाविक रूप से देश के लिए हानिकारक मानना और उसे कम करने का लक्ष्य रखना। लेकिन क्या ये तर्क अर्थशास्त्रियों की आम राय से मेल खाते हैं, खासकर व्यापार घाटे को लेकर, या ये कि टैरिफ का बोझ कौन उठाता है? नहीं, ज्यादातर अर्थशास्त्री इन तर्कों से सहमत नहीं है। व्यापार घाटा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, ये कई जटिल आर्थिक कारकों का परिणाम होता है। अच्छा। और अर्थशास्त्रियों का आमतौर पर मानना है कि टैरिफ का भुगतान अंततः आयात करने वाले देश के ही उपभोक्ता और व्यवसाय करते हैं, न कि निर्यातक देश। मतलब अमेरिकी टैरिफ का बोझ अमेरिकी लोगों पर ही? हाँ, बिल्कुल, अमेरिकी लोगों और कंपनियों पर ही पड़ता है, चीनी या यूरोपीय कंपनियों पर नहीं, जैसा कि दावा किया जा रहा था। चलिए अब कुछ खास टैरिफ कार्रवाइयों और उनसे जुड़े विवादों पर नजर डालते हैं। एक बड़ी पहल थी पारस्परिक टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, जिसे लिबरेशन डे पर घोषित किया गया था। ये क्या था? ये काफी अनोखा फॉर्मूला था। इसके तहत किसी देश पर लगने वाला अतिरिक्त टैरिफ इस आधार पर तय किया गया उस देश का अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार घाटा कितना है। ओके। उसे अमेरिका से होने वाले उसके कुल आयात के मूल्य से भाग दिया गया और फिर जो संख्या आई उसका आधा प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ दर बन गया। सुनने में ही जटिल लग रहा है। क्या ये तार्किक था? अर्थशास्त्रियों ने इसकी कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि ये फॉर्मूला पूरी तरह से मनमाना है और इसका किसी देश द्वारा लगाई गई वास्तविक व्यापार बाधाओं से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ व्यापार घाटे के आंकड़े पर आधारित था, जो खुद कई और वजहों से प्रभावित होता है। इस घोषणा के तुरंत बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट आई, जिसके चलते सरकार को आधार 10% टैरिफ के ऊपर लगने वाले इन देश विशेष टैरिफ को 90 दिनों के लिए टालना पड़ा। हालांकि 90 दिन बाद 7 अगस्त को ये फिर से लागू कर दिए गए। चीन के साथ तो पहले से ही व्यापार युद्ध चल रहा था, वो भी और बढ़ गया? हाँ, चीन के साथ स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। एक समय ऐसा आया जब चीनी सामान पर औसत अमेरिकी टैरिफ 14.5% तक। 14.5%? हाँ, और अमेरिकी सामान पर चीनी टैरिफ 12.5% तक पहुंच गए थे। ओह, बहुत ऊंची दरें हैं। बाद में कुछ बातचीत हुई और एक अस्थायी समझौता हुआ, जिसके तहत ये दरें घटकर क्रमशः 30% अमेरिका द्वारा और 10% चीन द्वारा पर आ गईं। लेकिन फिर भी ये मुक्त व्यापार से कोसों दूर था। इसी दौरान एक और बदलाव हुआ, डी मिनिमस छूट का खत्म होना। ये क्या है और इसका क्या असर हुआ? डी मिनिमस एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है बहुत छोटी चीजों के बारे में। व्यापार के संदर्भ में अमेरिका में एक नियम था कि $800 से कम मूल्य के शिपमेंट पर कोई टैरिफ या शुल्क नहीं लगता था। अच्छा, $800 तक छूट थी? हाँ, इस नियम का खास तौर पर चीनी ई कॉमर्स कंपनियां जैसे शीन और टीमू बहुत फायदा उठा रही थीं, जो सीधे अमेरिकी उपभोक्ताओं को छोटे छोटे पैकेट भेजती थी। इस छूट को खत्म करने से उनके व्यापार मॉडल पर सीधा असर पड़ा और उनके सामान की लागत बढ़ गई। पड़ोसी देशों कनाडा और मेक्सिको के साथ क्या हुआ? उनके साथ तो यूएसएमसीए नाम का एक नया व्यापार समझौता लागू था। हाँ, यूएसएमसीए वैसे तो ज्यादातर व्यापार पर 0 टैरिफ की गारंटी देता है, लेकिन प्रशासन ने फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर खासकर स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगा दिए। अरे, समझौते के बावजूद? हाँ, बाद में काफी खींचतान के बाद उन सामानों को छूट दी गई जो यूएसएमसीए के नियमों का पालन करते थे, लेकिन तनाव बना रहा। भारत के साथ भी कुछ खास हुआ? आपने द्वितीयक टैरिफ का जिक्र किया था। ये एक नई और चिंताजनक बात थी। प्रशासन ने भारत पर रूस के साथ व्यापार जारी रखने का आरोप लगाते हुए उसके सभी निर्यातों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया। क्या मतलब भारत के रूस से व्यापार पर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया? हाँ, इसे द्वितीयक टैरिफ कहा गया क्योंकि ये भारत के किसी व्यापार व्यवहार की वजह से नहीं, बल्कि उसकी विदेश नीति के कारण लगाया गया था। ये तो बिल्कुल नई बात है। हाँ, इससे भारत पर लगने वाला कुल आधार टैरिफ 50% हो गया, जो बहुत ज्यादा है। और यूरोप, यूके, जापान जैसे अन्य सहयोगियों के साथ? उनके साथ भी शुरुआत में काफी ऊंची टैरिफ दरों की धमकियां दी गईं, लेकिन फिर बातचीत के जरिए कुछ समझौते हुए।
अच्छा। जैसे यूरोपीय संघ से आने वाले सामान पर औसतन 15%, यूके पर 10% और जापान पर 15% की दरें तय हुईं। ये दरें भी पहले के मुकाबले ज्यादा थीं, लेकिन चीन या भारत जितनी नहीं। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि नीतियां बहुत तेजी से बदल रही थी और शायद काफी भ्रम की स्थिति रही होगी। समझने वाली बात यह है कि घोषित लक्ष्य और असल में बातचीत की मेज पर क्या हो रहा था, इसमें अक्सर फर्क होता था। व्यापार भागीदारों को कई बार समझ ही नहीं आता था कि प्रशासन असल में चाहता क्या है। प्रशासन के भीतर भी अलग अलग सलाहकारों के बीच मतभेद थे। पीटर नवारो जैसे सलाहकार थे जो बहुत सख्त व्यापार बाधाओं के हिमायती थे। हाँ, उनका नाम सुना है। जबकि स्टीफन मीरन या स्कॉट बेसन जैसे अन्य सलाहकार थे जो शायद ज्यादा पारंपरिक आर्थिक सोच रखते थे। किसका प्रभाव कब ज्यादा होगा ये कहना मुश्किल था। क्या इन टैरिफ्स का इस्तेमाल दूसरे राजनीतिक लक्ष्यों को साधने के लिए भी किया गया? हाँ, ऐसा भी देखने को मिला। स्रोत बताते हैं कि ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर चल रहे मुकदमे के संदर्भ में व्यापार प्रतिबंधों की धमकी दी गई। अच्छा। इसी तरह मेक्सिको पर अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए दबाव बनाने हेतु टैरिफ का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया गया। मतलब ट्रेड को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि आर्थिक तर्क के साथ साथ भू राजनीतिक और घरेलू राजनीतिक मंशाएं भी इन फैसलों में शामिल थीं। ये बदलते हुए तर्क और लक्ष्यों का मिश्रण पूरी स्थिति को और भी जटिल बना देता है। तो इन सब कार्रवाइयों का जमीनी स्तर पर असर क्या हुआ? अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? विकिपीडिया स्रोत कई प्रभावों का जिक्र करता है। सबसे पहले बड़े आर्थिक संस्थानों ने चिंता जताई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व, OECD और विश्व बैंक सभी ने अमेरिकी जीडीपी विकास के अपने अनुमानों को घटा दिया। ओके। उनका मानना था कि ये टैरिफ आर्थिक गतिविधि को धीमा करेंगे। पर्यटन पर भी असर पड़ा? हाँ, काफी बड़ा असर। अनुमान लगाया गया कि टैरिफ, यात्रा प्रतिबंधों और तीखी बयानबाजी के मिले-जुले असर से अमेरिकी पर्यटन उद्योग को लगभग 25 से 29 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। विदेशी पर्यटक कम आए। बाप रे, 25-29 बिलियन डॉलर? हाँ। और नौकरियों का क्या हुआ, खासकर विनिर्माण क्षेत्र में जिसे बढ़ावा देने का दावा किया गया था? आंकड़े बताते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों की वृद्धि वास्तव में धीमी हो गई। मई और जून 2025 इन 2 महीनों में ही इस क्षेत्र में लगभग 14,000 नौकरियों का शुद्ध नुकसान हुआ। नुकसान हुआ, बढ़ने की बजाय? हाँ, नुकसान। ये उस दावे के विपरीत था कि टैरिफ से इस सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा। वॉलमार्ट और टारगेट जैसे बड़े खुदरा विक्रेताओं ने भी चेतावनी दी कि टैरिफ के कारण कीमतें बढ़ेंगी और सामान की कमी हो सकती है। लेकिन सरकार के लिए तो राजस्व बड़ा होगा ना, टैरिफ से पैसा तो आया होगा। हाँ, ये एक पहलू है। टैरिफ से अमेरिकी सरकार को मिलने वाला राजस्व काफी बढ़ गया। ऐतिहासिक रूप से ये कुल संघीय राजस्व का लगभग 2% होता था, जो नए टैरिफ के बाद बढ़कर 5% से भी ज्यादा हो गया। अच्छा, 2% से 5%? हाँ, लेकिन जैसा हमने पहले चर्चा की, ये राजस्व मूलतः अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों से ही आ रहा था। इस पूरी उथल-पुथल और अनिश्चितता का व्यवसायों पर क्या असर हुआ? वे कैसे सामना कर रहे थे? जाहिर है, व्यवसायों के लिए ये बहुत मुश्किल दौर था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नियम कब बदल जाए। इस अनिश्चितता के बीच उन्होंने अनुकूलन मतलब अडैप्ट करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए, जैसा हमने डी मिनिमिस छूट की बात की, जब चीनी ई-कॉमर्स कंपनियों को लगा कि ये छूट खत्म हो सकती है, तो उन्होंने टैरिफ से बचने या उसे कम करने के लिए अमेरिका के भीतर ही गोदाम, वेयरहाउसेस स्थापित करना शुरू कर दिया। अच्छा, चीन से भेजने की बजाय अमेरिका में स्टॉक रखने लगे। हाँ, बिल्कुल। ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक बड़ा बदलाव था। और अमेरिका के भीतर राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या रही? कांग्रेस में खासकर विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने इन टैरिफों का विरोध किया और राष्ट्रपति की टैरिफ लगाने की शक्तियों को सीमित करने के लिए कानून बनाने की कोशिश की। हालांकि वे इन प्रयासों में सफल नहीं हो पाए। दूसरी तरफ जनमत सर्वेक्षणों से पता चला कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के लिए ज्यादातर अमेरिकी नागरिक प्रशासन की नीतियों को जिम्मेदार मान रहे थे। तो जनता पर असर दिख रहा था। बिल्कुल। अगर हम इसके व्यापक असर को देखें तो ये सारी कार्रवाइयां सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहीं, इन्होंने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन्स और दुनिया भर के देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को वास्तविक समय में बदलना शुरू कर दिया है। देश और कंपनियां अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या वे अमेरिकी बाजार पर अपनी निर्भरता कम करें और अपनी व्यापार रणनीतियों में विविधता लाएं।
ये एक बड़ा और जारी रहने वाला बदलाव है। वो आज उन्होंने काफी कुछ कवर किया। हमने समझा कि व्यापार बाधाएं क्या होती हैं, उनके पीछे के सिद्धांत और तर्क क्या हैं, उनके संभावित आर्थिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। हाँ। फिर हमने हाल के अमेरिकी टैरिफ नीति में हुए अभूतपूर्व बदलावों को देखा, उनका पैमाना, उनके लिए इस्तेमाल किए गए कानूनी तरीके, खास उदाहरण और उनके अब तक के आर्थिक और राजनीतिक परिणाम। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब व्हाट डज दिस ऑल मीन? निचोड़ ये है कि हम शायद वैश्विक व्यापार के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। वो युग जहां नियम ज्यादा अप्रत्याशित हैं, संरक्षणवादी भावनाएं ज्यादा मजबूत हैं और जहां व्यापार नीति का इस्तेमाल सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा लक्ष्यों के लिए भी खुलकर किया जा रहा है। सही। इसका असर हर स्तर पर महसूस किया जा रहा है, उपभोक्ताओं की जेब से लेकर कंपनियों की बैलेंस शीट और देशों की विदेश नीति तक। अनिश्चितता बढ़ गई है और पुराने नियम टूट रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है और भविष्य के लिए कई सवाल खड़े करती है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे स्रोतों में जो जानकारी है उसी के आधार पे कुछ सवाल भविष्य के लिए उभरते हैं जिन पर शायद आगे और ध्यान देने की जरूरत होगी। जैसे क्या ये सब घटनाक्रम दुनिया को विवैश्वीकरण, डीग्लोबलाइजेशन यानी राष्ट्रों के बीच आर्थिक जुड़ाव कम होने की तरफ और तेजी से धकेल रहा है? ये बड़ा सवाल है। दूसरा, अगर भविष्य में उच्चतम अदालतें IEPA जैसे कानूनों के तहत लगाए गए टैरिफ को अंततः अवैध ठहरा देती हैं, तो उसका क्या असर होगा? क्या वो पैसा वापस किया जाएगा? और क्या इससे भविष्य में ऐसी शक्तियों के इस्तेमाल पर रोक लगेगी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा, क्या दुनिया भर के देश अब स्थायी रूप से अपनी व्यापार रणनीतियों को बदलेंगे ताकि वे अमेरिकी बाजार की अस्थिरता पर कम निर्भर रहें? इन सवालों के जवाब ही आने वाले सालों में वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति की दिशा तय करेंगे।